की उत्पत्ति अपने देश के क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से हुई है, उसे हम लोग अच्छा विदेशज को विदेशी या फिर आगत भी बोलते हैं। आगत मतलब जो आ गया है, जो बाहर से आ गया, जो शब्द बाहर से आ। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी व्याकरण के शिखर सीरीज में। और मैं आपका आर्य भैया एक बार फिर से आप सबके बीच उपस्थित हो चुका हूं आपके हिंदी व्याकरण के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द को लेकर के। यानी कि आज के इस वीडियो में हम लोग शब्द के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपके लिए शब्द क्यों महत्वपूर्ण है, शब्द होता क्या है और शब्दों का प्रयोग कहां पे होता है और कैसे कैसे शब्द होते हैं, मतलब बहुत सारी बातें जो है शब्द के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिले तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि शब्द होता क्या है। ठीक है, शब्द किसे कहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि याद करके रखते हैं कि वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। तो वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। यानी चलिए भाई हम मान लेते हैं हमने एक यहाँ पे शब्द लिखा है, वर्णों का ही समूह है, क्या इसे हम लोग शब्द कह देंगे। ये हमने वर्णों का समूह लिखा है, वर्णों का समूह तो है ना, वर्णों का समूह है। अब यहाँ पे हमने ये भी लिख दिया है, ये भी वर्णों का समूह है, क्या इसे हम लोग शब्द कह देंगे। नहीं, सिर्फ और सिर्फ वर्णों के शब्द को समूह नहीं कहेंगे और वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि वर्णों के वैसे समूह जो सार्थक हो, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा हो। समझे, जैसे अगर हम कहें इसी को अगर हम कहें कमल तो कमल का अर्थ निकलेगा, इसी को अगर हम कहें कलम इसका भी अर्थ निकलेगा, तो ये शब्द होगा, ये शब्द होगा। ठीक है, इसको अगर हम लिख दें नमक तो ये शब्द होगा। ठीक है, लेकिन ये शब्द नहीं होगा, ये शब्द नहीं होगा। यानी सिंपल सी परिभाषा तो आप लोग समझ गए होंगे इस बात से कि वर्णों के ऐसे समूह जो सार्थक हों। यानी सिंपल सी बात है कि जब कई वर्ण या फिर कई अक्षर मिल करके कोई सार्थक अर्थ देते हैं उसे ही हम लोग शब्द कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी शब्द अगर उसका अर्थ ना हो तो वह शब्द कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा आपके माइंड में आती है कि आखिर ये जो पद होता है ये भी तो शब्द ही होता है, कहां पे हम पद कहेंगे कहां पे हम शब्द कहेंगे, यानी कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शुरुआत से समझिए, जिस प्रकार वर्ण होता है, जैसे मान लीजिए ये वर्ण हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, वर्ण हो गया। क्यों इसको हम वर्ण कह रहे हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर दिया मैंने, स्वतंत्र रूप से इसको मैंने लिख दिया है तो ये वर्ण हो जाएगा। अगर यही बात मैं यहां पे पूछूं कि यहां पे ये क क्या है, यहां पे तो आप लोग कहोगे कि ये वर्ण है। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हम कहें कि क क्या है तो यहां पे अब वर्ण कह करके हम उसको क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे। यहां पे क्या कहेंगे, इसको हम लोग अक्षर कहेंगे। इसी प्रकार अगर हमने यहां पे कलम लिखा है तो कलम क्या है, कलम शब्द है। ठीक है, अगर यही बात जो है हम यहां पे पूछें कि कलम नई है ना, ये मैंने हमारा वाक्य हो गया, मैंने वाक्य लिख दिया। अब यहां पे हम पूछेंगे कि ये क्या है, कलम। यहां पे मैंने पूछा कि कलम क्या है तो आप लोग का जवाब आएगा शब्द है। यहां पे कलम क्या है तो यहां पे आप लोग कहिएगा पद है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी वर्ण स्वतंत्र रूप से प्रयोग हुआ है तो उसको हम लोग वर्ण कहेंगे, लेकिन जब वह किसी शब्द के अंदर में प्रयोग कर दिया गया उसका तो उसे हम लोग अक्षर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो रहा है तो उसे हम लोग शब्द कहेंगे, और वही शब्द अगर वाक्यों में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम लोग पद कहेंगे। ज्यादा का अंतर नहीं होता है, शब्द ही पद है और पद ही शब्द है। बस उसके जगह मायने रखती है कि वो कहां पे है, अकेले है या फिर वाक्य के साथ में। वाक्य के साथ में तो पद कहलाएगा, अकेले है तो शब्द कहलाएगा। बस इतनी सी बात है ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ण से अक्षर बनते हैं और अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से पद बनते हैं। और पद में जब हम लोग पद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे विकारी अविकारी, है ना। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक, ये सारे के सारे आपके आ जाएंगे पद में। और यूं कहें कि शब्द का टॉपिक सबसे बड़ा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में। अगर देखा जाए हिंदी व्याकरण में सबसे बड़ा कोई टॉपिक है तो वो शब्द ही होता है। यानी कि जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वर्णमाला को खत्म कर दें तो, और उधर वाक्य आने से पहले जितना हम लोग पढ़ते हैं वो सारा का सारा शब्द ही होता है। हम लोग पढ़ेंगे
इसमें रूढ़ पढ़ेंगे, यौगिक पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द पढ़ेंगे, है ना, एकार्थक, अनेकार्थक, श्रुति संभिनार्थक, है ना, बहुत सारे पढ़ेंगे, पर्यायवाची जिसे कहते हैं हम लोग। इसके बाद अगर हम लोग संधि पढ़ रहे हैं तो वो भी शब्द के अंतर्गत ही आता है, शब्द निर्माण कहते हैं उसको। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे टॉपिक आपके शब्द में ही आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि शब्द जो होता है हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा टॉपिक है ना। अगर आप लोग इसको समझ लेते हैं तो फिर आधा व्याकरण आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि जब कई वर्ण या अक्षर मिल करके कोई सार्थक अर्थ देते हैं उसे हम लोग शब्द कहते हैं। और पद कब कहेंगे? जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे शब्द ना कह करके पद कहा जाता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखेंगे शब्दों का बंटवारा, शब्दों का वर्गीकरण। और शब्दों का वर्गीकरण हम लोग किस तरीके से करते हैं, किस आधार पर करते हैं, तो यहां पे समझिएगा, यहां पे समझिए। करें कि शब्दों का वर्गीकरण, तो हिंदी शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। 4 तरीके से हम लोग शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सबसे पहला है कि उसके उत्पत्ति के आधार पे, उस शब्द का जन्म कैसे हुआ, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके उत्पत्ति या फिर स्रोत के इतिहास पे या फिर इतिहास के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, शब्द का बंटवारा कर लेते हैं। तो एक ये तरीका हो गया, एक ये आधार हो गया। दूसरा आधार ये है कि किसी भी शब्द की रचना या बनावट के आधार पे कह सकते हैं, रचना या बनावट दोनों एक ही बात है। तो शब्दों की रचना कैसे होती है, इस आधार पे भी हम लोग शब्दों का बंटवारा कर सकते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करें अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पे भी हम लोग शब्दों का बंटवारा कर सकते हैं। और इसके बाद रूप या फिर प्रयोग के आधार पर भी हम लोग शब्दों का बंटवारा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। ठीक है, और चारों आधारों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले आधार पे आते हैं, देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे या फिर स्रोत इतिहास के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण जब हम लोग करते हैं तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहां से। देखिए, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जब हम लोग शब्दों को देखते हैं तो हमारे पास 5 प्रकार के शब्द मिलते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। और ये 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है आपका तत्सम, है ना, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, ओह सॉरी, एक अलग से पेज लेते हैं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, है ना, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव, तद्भव, और एक होता है देशज, एक होता है विदेशज, विदेशज, और एक होता है संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द। ओके, कितना हो गया? 1 2 3 4 5। मैंने क्या कहा कि 5 प्रकार के जो होते हैं शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है, सारा का सारा परिभाषा लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप तत्सम समझ जाएंगे तो तद्भव समझ जाएंगे, देशज समझ जाएंगे तो विदेशज भी समझ जाएंगे। यानी कि 2 तरीकों से हम आपको बताएंगे। तत्सम और तद्भव को पहले समझिए। तत्सम यानी कि तत्सम जो होता है 2 शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और सम। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा तत् जोड़ सम। तत् जोड़ सम से मिलकर के बना हुआ है। तत् का मतलब होता है उसी, उसी के कह सकते हैं या फिर उसके कह सकते हैं, और सम का मतलब हो जाएगा समान, उसके समान। किसके समान? यहां पे किसके समान बात हो रही है? संस्कृत के समान। यानी सिंपल सा बात कहें तो कोई भी संस्कृत का शब्द अगर हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग हो जा रहा है तो उसी को हम लोग तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत का शब्द होना चाहिए और उसको जैसे के तैसे उठा करके हिंदी में प्रयोग कर दिए, वह क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे अग्नि लिखते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? अग्नि लिखते हैं, तो अग्नि संस्कृत का शब्द है। अग्नि जो होता है संस्कृत का शब्द है,
और आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी की किताब में, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया गया है। यह है संस्कृत का शब्द, लेकिन हिंदी भाषा में इसका प्रयोग किया गया बहुत बार। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा वाला ही शब्द उठा करके हिंदी में प्रयोग कर दिया गया है। अगर ऐसे शब्द आपको दिखाई देते हैं तो ये शब्द आपके तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात? यानी शब्द संस्कृत का हो, प्रयोग हिंदी में हो रहा हो, ज्यों कहते हो बिना रूप बदले, जैसे के तैसे, वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। जैसे मान के चलिए कि कोई एक लड़का है, ठीक है, कोई एक लड़का है ना। अब ये जैसे मान के चलिए कोई लड़का है और इसका शादी हो रहा है, इसका शादी हो रहा है। अब हम इसको जैसे का तैसे उठा करके हम जयमाल पे इसको बैठा दिए। हम इसको क्या किए? जयमाल पे बैठा दिए। तो इसका जो नाम है, इसका मान के चलिए कि नाम है मंगरू, है ना, मान के चलिए कि इसका नाम है मंगरू। अब जैसा है वैसे ही इसको उठा के जयमाल पर बैठा देंगे तो इसको लोग क्या कहेंगे? मंगरू ही कहेंगे। जाहिर सी बात है, मंगरू इसका नाम है तो मंगरू ही कहेंगे। लेकिन सिंपल सी बात है कि अगर इसको शादी वाले जोड़े में तैयार कर दिया जाए, इसको शेरवानी पहना दिया जाए, टोपी पहना दिया जाए, और तब हम इसको जयमाल पर बैठाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? उस समय लोग मंगरू नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दुल्हा बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? वही बात है। अगर संस्कृत वाले शब्द को ज्यों कहते हैं उठा करके हिंदी में प्रयोग कर दिया जाए तो उसे हम लोग तत्सम बोलेंगे। लेकिन अगर रूप उसका बदल दिया जाए और रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किया जाए तो उसे हम लोग तद्भव बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये अग्नि संस्कृत का शब्द है। अग्नि का मतलब होता है आग, और अग्नि ही हम लिख रहे हैं हिंदी में तो ये तत्सम हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब आग होता है। और अगर हिंदी में हम आग लिख करके इसका प्रयोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा तद्भव। ठीक है, आपको पता है कि वायु जो होता है संस्कृत का शब्द है और वायु से बना है हवा। ठीक है, तो वायु का बदला हुआ रूप है हवा। हिंदी में प्रयोग करने के लिए इसका रूप बदल करके हवा कर दिया गया। तो बात यह है कि इसके बावजूद भी जो वायु शब्द है वो हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता आ रहा है, हमेशा से होता रहा है। तो अगर हिंदी भाषा में वायु लिखा है तो यह तत्सम हो जाएगा, हवा लिखा है तो वह क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। तत्सम और तद्भव में इतना ही अंतर होता है। तत्सम संस्कृत का शब्द होता है, जबकि तद्भव संस्कृत का ही शब्द का बदला हुआ रूप होता है जो कि हिंदी में प्रयोग होता है। तत्सम और तद्भव में बस इतना ही अंतर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं देशज और विदेशज पे। ठीक है, देशज और विदेशज पे। देशज माने, देशज को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि देश जोड़ ज, देश जोड़ ज। देश का मतलब अपने देश का, और ज मतलब जन्मा, ज मतलब जन्मा, जन्म लिया हुआ, जिसने देश में जन्म लिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अपने देश की हैं, है ना, बहुत सारी चीजें अपने देश की हैं, उनका जन्म अपने देश में हुआ है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देशज। जो चीज अपने, जो शब्द जो है, शब्द चीज नहीं, शब्द, जो शब्द अपने देश के बोलियों और भाषाओं से निकली हुई है उस शब्द को हम लोग देशज कहते हैं। जो शब्द अपने देश के बोलियों और भाषाओं से निकल करके आई हुई है उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? देशज। अच्छा, जो शब्द विदेश से आया हो, अगर कोई आदमी विदेश से आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? विदेशी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना, उसे विदेशी बोलते हैं हम लोग। अगर कोई चीज, जैसे मान लीजिए आचार है, अगर अपने देश का बना हुआ, अपने क्षेत्र का बना हुआ, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? देसी आचार बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? किसी भी चीज में लगा देते हैं देसी। मुर्गा भी खरीदने जाते हो आप लोग, चिकन खरीदने जाते हो, मुर्गा खरीदने जाते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो? देसी मुर्गा, देसीला मुर्गा। यानी देसीला मुर्गा कहने का मतलब क्या? वो अपने देश का है, अपने क्षेत्र का है। वही बात है, शब्द में भी वही बात होता है। जिनकी उत्पत्ति अपने देश के क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं से हुई है उसे हम लोग देशज कहेंगे। और जिस शब्द, जो शब्द जो है बाहर से आया हुआ, विदेश से आया हुआ है, उसे हम लोग विदेशज कहेंगे। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव। ठीक है, आइए इसका हम लोग पहले परिभाषा जो लिखा हुआ उसका अनुरूप देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग देखते हैं संकर शब्द को। ठीक है ना, देखिए, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले आता है तत्सम शब्द, है ना, सबसे पहले आता है तत्सम शब्द।
तरह के तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत्सम अर्थात उसके समान, है ना। किसके समान? संस्कृत के समान। और हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वह तत्सम कहलाते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी में भी ज्यों का त्यों आज भी प्रयोग होते आ रहे हैं। जैसे अग्नि है, वायु है, प्रकाश है, पत्र है, सूर्य है इत्यादि, ये सब क्या है? तत्सम शब्द है। क्यों तत्सम शब्द है? क्योंकि मैंने बताया कि ये सभी संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ऐसा ही प्रयोग हो जा रहा है, तो ये तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब आते हैं तद्भव का। तो तद्भव कह रहे हैं कि तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव, अर्थात उससे होना, जो संस्कृत शब्द से हुआ है लेकिन उसका रूप बदल दिया गया है ना, या फिर बनना, अथवा संस्कृत के शब्दों से विकृत होकर के यानी कि परिवर्तित होकर के बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। तो बने शब्द, हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं पर प्राकृत के कारण, अपभ्रंश के कारण, पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं, बहुत बदल गए हैं। जैसे अगर आप लोग को एक हम एग्जाम्पल देना चाहें जो कि प्रत्यक्ष है, सासाराम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सासाराम का सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसका नाम था सहस्त्राराम। क्या नाम था? सहस्त्राराम। नाम भी सुनने में काफी आप लोग को लग रहा होगा संस्कृत जैसा शब्द लग रहा है, सहस्त्राराम, बिल्कुल वह संस्कृत का ही शब्द है। तो सहस्त्राराम पहले उसका नाम था, फिर सासाराम कैसे बना? सहस्त्राराम बोलते बोलते जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पे आया, जब अंग्रेजवा सब यहाँ पे आया तो उस सबको सहस्त्राराम नहीं बोलने आ रहा था, उस सब क्या बोल रहा था? सहसाराम। क्या बोल रहा था? सहसाराम। तो अब सहस्त्राराम से नाम जो है बिगड़ करके सहसाराम हो गया, ठीक है, सहसाराम हो गया। अब सहसाराम भी लोग बोलते 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 इतना बिगाड़ देते हैं कि अब वो सहसाराम सासाराम हो जाता है, एकदम प्लेन कर देते हैं, बरोबर कर देते हैं। यानी किसी भी शब्द का अपभ्रंश होता है, टूटता फूटता है, उसी को अपभ्रंश बोलते हैं। कोई भी शब्द टूट फूट करके बदल जाता है। सहस्त्राराम से टूट फूट करके सहसाराम हुआ, सहसाराम से क्या हुआ? सासाराम हो गया। इसी प्रकार संस्कृत के शब्द भी हैं, अपभ्रंश होने के बाद, कई राज्यों से गुजरने के बाद, है ना, वो जो होता है चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, वही होता है तद्भव। और कह रहे हैं कि उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम कहें आग, अग्नि से बना है आग, वायु से बना हवा, और पुत्र से बना है पूत, सूर्य से बना है सूरज। अब सूर्य तो संस्कृत का शब्द है लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? सूरज नहीं बोलते हैं, सूर्य से ही बना है सूरज। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो हैं लेकिन हिंदी में उसका रूप बदल करके प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे तद्भव कहते हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, समझ में आ रहा होगा, है ना। अब कह रहे हैं देशी शब्द या फिर देशज शब्द, उसे ही देशी कहते हैं, उसे ही देशज कहते हैं। अगर भोजपुरी में है तो उसे ही हम लोग देशीला भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मुर्गा खरीदने जाते हैं तो नहीं कहते हैं देशीला मुर्गा चाहिए, वही बात है। अब देखिए देशज, देशज का मतलब मैंने बताया देश, ज का मतलब जन्मा होता है और अपने देश का, जो अपने देश में जन्मा हो उसे देशज कहेंगे। यानी सिंपल सी बात है कि ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बन करके प्रचलित हो गए हैं, अथवा जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं है। स्रोत का ज्ञान मतलब वह कहां से शब्द आया है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, देशज शब्द या देशी शब्द कहलाते हैं। तरह की अपने, सिंपल सा समझिए आसान भाषा में, अपने क्षेत्र के बोलियों भाषाओं में कोई ऐसा शब्द प्रयोग होगा और वही शब्द बोला जाने लगा, वही शब्द प्रयोग में आने लगा, लेकिन जानकारी नहीं चल पाई कि वह शब्द आया कहां से है, उसके स्रोत के विषय में कोई जानकारी नहीं है, वही होता है देशी। जैसे अगर हम बात करें लोटा, लोटा क्या है? लोटा भोजपुरी का शब्द है, अपने क्षेत्रीय भाषा के शब्द है, लेकिन लोटा कहां से आया शब्द ये पता है किसी को? नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि अपने क्षेत्र के बोलियों से आया हुआ है और इसी को हम लोग बोलते हैं देशज, है ना। बहुत सारे ऐसे शब्द आप लोग को मिल जाएंगे, थैला, थैला। अब बताओ किसी भी संस्कृत के शब्द में थैला शब्द मिलेगा? संस्कृत भाषा में थैला शब्द नहीं मिलेगा, है ना, हिंदी में भी नहीं मिलेगा। ये हिंदी में जो मिलता है, प्रयोग होता है ना, ये देशज शब्द होता है, देशज होता है थैला। और विदेश में तो कहाँ ही मिल सकता है, तो विदेश में मिलेगा ही नहीं, तो विदेशी शब्द भी नहीं होगा, ये विदेशज भी नहीं होगा।
तो ये अपने क्षेत्र की बोलियों से आया हुआ है। थैला है, गड़बड़ है ना, गड़बड़, पेट, पगड़ी, लोटा, ठेठ, ये सब क्या है, मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिसको कि सुनते ही या बोलते ही आपको लगेगा कि यार ये तो देहाती नाम लग रहा है, ये तो एकदम पूरा ग्रामीण नाम लग रहा है। उससे भी आप लोग पहचान सकते हैं कि यह देशज शब्द है। ठीक है, और इसी का ठीक उल्टा कर दिया जाए, यानी कि अच्छा, विदेशज को विदेशी या फिर आगत भी बोलते हैं। आगत मतलब जो आ गया है, जो बाहर से आ गया, जो शब्द बाहर से आए हुए हैं उन्हें हम लोग आगत शब्द भी कह सकते हैं, विदेशज भी कह सकते हैं, विदेशी भी कह सकते हैं, है ना। तो विदेशज का मतलब विदेश, ज मतलब जन्मा, तो जिनका जन्म विदेश में हुआ है या फिर विदेश से आए हुए हैं। और कहते हैं कि आगत शब्द का अर्थ है कि आया हुआ, यानी हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो अन्य देश से, अन्य देश की भाषाओं से आए हुए हैं, जो विदेशज शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे उर्दू के शब्द, अपने हिंदी में देखा जाए तो बहुत सारे उर्दू के शब्द भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। अरबी फारसी के शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं, अंग्रेजी के शब्द भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं अपने हिंदी में। हिंदी में देखिए डॉक्टर, डॉक्टर का प्रयोग होता है, डॉग का प्रयोग होता है, कॉलेज का होता है, कंपनी का होता है, ये सभी क्या, ऑफिसर का होता है, ये सभी विदेशी भाषा है, ये सभी अंग्रेजी भाषाएं हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं रिक्शा, रिक्शा कहाँ की भाषा? अपने देश की भाषा है? नहीं, अपने देश की भाषा नहीं है, विदेश की भाषा है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं नहीं जो कि विदेशों से आए हुए हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो कहते हैं कि विदेशज शब्दों में से कुछ को ज्यों का त्यों अपना लिया गया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि विदेश से जैसे आए हैं वैसे ही प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि बदल करके प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन है तो विदेशी ही ना, है तो विदेशी ही ना। किसी विदेशी लड़की से शादी कर लो जो कि मतलब बिकनी पहनती हो, जींस पहनती हो, है ना, और उसको ला करके अपने देश में उसको साड़ी पहना कर रखने लगो, लेकिन है तो वो विदेशी ही ना। तो वही बात है कि उसको अपने अनुसार उसको बदल करके उसका यूज किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। विदेशी भाषा है, विदेशी भाषा के शब्द हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप बदल करके अपने यहाँ प्रयोग कर दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी विदेशी शब्द हैं जो कि ज्यों का त्यों प्रयोग हो रहे हैं हिंदी में, है ना। अब जैसे देखिए, जैसे ऑर्डर है, कंपनी है, कैप है, क्रिकेट है, ये सब जैसे का तैसे यूज हो रहा है। ऑर्डर का हम लोग ऑर्डर ही लिखते हैं, कंपनी का कंपनी ही लिखते हैं, कैप का कैप ही लिखते हैं, क्रिकेट का क्रिकेट ही लिखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका रूप बदल करके हम लोग प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं उसमें से? ऑफिसर है, ऑफिसर को हम लोग अफसर लिखते हैं, ऑफिसर को अफसर लिखते हैं। लैंटर्न को हम लोग लालटेन लिखते हैं। अब लालटेन कहां से आया है? तो लालटेन अपने देश का शब्द नहीं है, लालटेन दूसरे देश का शब्द है जिसे लैंटर्न कहा जाता था। उसी लैंटर्न को हम लोगों ने क्या किया? लालटेन बना दिया। ठीक है, जो कि लालू यादव का चुनाव चिन्ह है, राजद का। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल को हम लोगों ने क्या बना दिया? अस्पताल बना दिया। कैप्टन को हम लोगों ने कप्तान बना दिया। लेकिन हम ये कहें कि क्या कप्तान अपने देश का शब्द है? क्या ये देशज शब्द है? नहीं, ये क्या है? विदेशज शब्द कहलाएगा। भले ही कैप्टन से कप्तान बन गया, लेकिन है तो ये विदेशी ही, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? विदेशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, ये चारों आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना हमको पता है ना। दिक्कत आएगा कहां? संकर शब्द में। संकर शब्द है जो कि आपका 5वां है। संकर शब्द करेंगे दो अलग अलग भाषाओं से, दो अलग अलग भाषाओं से, है ना, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना लेते हैं, तो उसको हम किस भाषा का शब्द बोलेंगे? मान के चलिए कि कोई ऐसा शब्द है, ये कोई अलग शब्द है और ये कोई अलग शब्द है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये मान के चलिए कि हिंदी का है, ये मान के चलिए कि हिंदी का है, और ये मान के चलिए कि अंग्रेजी का है ना, ये अंग्रेजी का है। अब ये बताइए कि जब दोनों से मिल करके एक जो नया शब्द बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी का बोलेंगे कि अंग्रेजी का बोलेंगे? इसका हम हिंदी को बोलेंगे कि अंग्रेजी को बोलेंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी के पिताजी क्या है? मुस्लिम थे। राहुल गांधी के पिताजी मुस्लिम थे। राहुल गांधी की माताजी जो हैं वो क्रिश्चियन है, लेकिन राहुल गांधी क्या कहते हैं? यानी राहुल गांधी के पिता मुस्लिम, समझिएगा, राहुल गांधी की माताजी क्रिश्चियन, है ना, और क्रिश्चियन और मुस्लिम की शादी हुई और उनसे पैदा हुए राहुल गांधी, और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं। बताओ क्या संभव है? तो हमारा सवाल उसमें नहीं है किसी की
मतलब भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, हम बस एग्जाम्पल दे रहे थे। कहने का मतलब है कि ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है, जब दोनों मिलकर के एक शब्द बन जाएगा तो इससे दोनों के मिलने से जो नया शब्द बन रहा है, इस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी कहेंगे कि अंग्रेजी कहेंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार राहुल गांधी ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं, यानी एक अलग कैटेगरी बना लिया, उन दोनों से हटके एक नया कैटेगरी बना लिया कि हम ब्राह्मण हैं, उसी प्रकार से इन दोनों के अलावा हम लोग क्या करते हैं, एक नया कैटेगरी बना लेते हैं कि ये इस कैटेगरी का शब्द है, वो होता है संकर शब्द। माने सिंपल सी बात है कि हिंदी और अंग्रेजी चाहे जो भी भाषा हो, अलग अलग भाषा होनी चाहिए, अलग अलग भाषा होनी चाहिए। अलग अलग भाषाओं से मिलकर के दो शब्द आपस में जुड़ते हैं, एक नया शब्द बनता है। उस शब्द को किस कैटेगरी में रखा जाए, तो उसे हम लोग संकर शब्द के कैटेगरी में रख रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं छाया, छाया की बात करें तो छाया संस्कृत का शब्द होता है। दार की बात करें तो दार फारसी भाषा का शब्द है। छाया मतलब संस्कृत है और दार मतलब ये फारसी भाषा का शब्द है। अब दोनों मिलकर के बन जाता है छायादार। अब बताइए, हम इसे छाया कहें कि मतलब इसे संस्कृत कहें कि इसे हम फारसी कहें? जो छायादार शब्द बना है, जो छायादार जो शब्द बना है, इसे हम संस्कृत कहें या फिर इसे हम फारसी कहें, क्या कहें? तो जब कुछ समझ में ना आए तो एक अलग कैटेगरी बना दिया जाता है, और वह अलग कैटेगरी यहां पर बना हुआ है संकर शब्द का। इसी प्रकार है पान को अगर हम लोग देखें तो पान क्या है, हिंदी शब्द है। दान को अगर हम लोग देखें तो ये फारसी शब्द है। पान क्या है, हिंदी का शब्द है, दान फारसी का शब्द है। दोनों मिलकर के बनता है पानदान, दोनों मिलकर के बनता है पानदान। अब बताओ, इसे हम हिंदी बोले फारसी बोले? नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे संकर शब्द है। संकर शब्द इसी को कहते हैं, संकर शब्द इसी को कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिला करके संकर शब्द बनते हैं। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत आ रही है आप लोग को? कोई दिक्कत आ रही है? रेलगाड़ी को ही देख लो, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी संस्कृत शब्द है, और रेलगाड़ी जब मिलकर बना रेलगाड़ी है ना, रेल और गाड़ी से मिलकर के बना रेलगाड़ी, इसको क्या बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे या संस्कृत बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं संकर शब्द। ना अंग्रेजी बोलेंगे ना संस्कृत बोलेंगे, हम बोलेंगे संकर शब्द, है ना। चलिए जी, अब आते हैं, ये हो गया पांचों। ये पांचों उत्पत्ति के आधार पे थे। उत्पत्ति के आधार पे जब हम लोगों ने शब्दों का बंटवारा किया तो हमें 5 शब्द मिले, 5 प्रकार के शब्द मिले, है ना, जिसमें से तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। इसके बाद संकर शब्द है। अब हम लोग इसी शब्दों को रचना और बनावट के आधार पर बंटवारा करेंगे। जब रचना या फिर बनावट के आधार पर हम लोग बंटवारा करते हैं तो शब्द हमारे पास 3 प्रकार के मिलते हैं। 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन से शब्द हैं ये 3 प्रकार के? कौन से हैं? एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक और एक होता है योग रूढ़। बारी बारी से तीनों को समझेंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग रूढ़ को देखते हैं। यहां पे देखिए, कह रहा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इसे मौलिक या अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। अब कहते हैं कि ये बात जो लिखी गई है ना, क्या आप लोगों ने समझा? करें कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कहने का मतलब उस शब्द को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, उस शब्द को अगर हम लोग तोड़ देते हैं तो ना उसका अर्थ बचेगा ना उसका अर्थ बनेगा। दोनों टूटे हुए खंडों का अर्थ नहीं बचेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ बोलते हैं। और भी डिटेल से आइए समझते हैं, और भी डिटेल से हम लोग समझते हैं। जैसे ये मान कर चलिए, हाँ, ये कौन है? ये फुलौरा है। ये कौन है? ये फुलौरा जी हैं और ये फुलौरी देवी हैं। ये कौन है? ये फुलौरी हैं, फुलौरी, फुलौरी जी, फुलौरा जी, फुलौरी जी। ठीक है, समझिएगा, दोनों में मेल होता है, दोनों का एकदम मतलब कि चल रहा है। दोनों एक दूसरे के जिस्म और जान है ना। दोनों एक दूसरे के जिस्म और जान है, दो जिस्म एक जान कह सकते हैं। तो दोनों के बीच में पैचअप हुआ है, दोनों एक साथ रह रहे हैं। अब ये इतने सच्चे प्रेम करते हैं एक दूसरे से, सच्चा वाला प्यार, तुरु लव कहते हैं ना, तुरु लव, ये तुरु लव करते हैं। ठीक है, अब ये दोनों तुरु लव करते हैं, है ना। अब आप बताइए कि इन दोनों को जब अलग कर दीजिएगा, क्या ये दोनों एक दूसरे के बगैर जी पाएंगे? क्या ये फुलौरा फुलौरी के बगैर जी पाएगा? क्या फुलौरी फुलौरा के बगैर जी पाएगी?
नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दो जिस्म एक जान है, ये तुरुलब करते हैं। अब जब ये तुरुलब करते हैं तो जब इनको तोड़ा जाएगा, जब इनको अलग अलग कर दिया जाएगा, तो ना ये बचेगा ना ये बचेगा, ना इसका कोई मतलब होगा ना इसका कोई मतलब होगा, ना इसका कोई जीवन बचेगा ना इसका कोई जीवन बचेगा, ठीक है, ना इसका कोई जीने का मकसद बचेगा ना इसके कोई जीने का मकसद बचेगा, यानी दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ बोलेंगे, ठीक है। अब यही वाला जो है हम अप्लाई करते हैं शब्द पे। जैसे यहां पे हमने शब्द लिया, हम एक शब्द लेते हैं घोड़ा, मान लो एक शब्द लिया मैंने घोड़ा, ठीक है, तो जब तक घोड़ा मैंने लिखा है तब तक इसका अर्थ है, तब तक ये जिंदा है, तब तक ये अर्थ है घोड़ा, घोड़ा मतलब घोड़ा, समझ पा रहे हैं ना, घोड़ा मतलब घोड़ा, है ना। लेकिन जैसे ही हम इसको तोड़ दें, इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें, अब ये ना ये किसी काम का रहा ना ये किसी काम का रहा, दोनों के दोनों खत्म, ना इसका कोई अर्थ रहा ना इसका कोई अर्थ रहा, यानी ये टूटने के बाद, दोनों तरफ का टूटने के बाद इसका भी अर्थ खत्म इसका भी अर्थ खत्म। तो रूढ़ शब्द का मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, और जब तोड़ देंगे तो फिर रहेगा ही नहीं, जब तोड़ देंगे तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, तो तोड़ने से भी कोई फायदा नहीं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, रूढ़ शब्द बोलेंगे, यानी ऐसे शब्द जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, अगर हम तोड़ भी दें तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, वैसे शब्दों को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द कहते हैं। समझ में आई बात? बहुत सारे उदाहरण है आपके, जैसे अगर हम लोग देखें चावल, चावल को अगर हम लोग तोड़ें, धोती को अगर हम लोग तोड़ देते हैं, है ना, धोती को तोड़ दे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे। देखिए चावल शब्द का यदि हम खंड करेंगे तो चावल या फिर चावल, किसी का भी कोई खंड नहीं बचेगा, निरर्थक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, है ना। उसी प्रकार हम दिन को तोड़ें, घर को तोड़ें, मुंह को तोड़ें, घोड़ा को तोड़ें, किसी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, है ना। तो ये हो गया रूढ़, समझ में आई बात। अब आते हैं हम लोग यौगिक पे, अब आते हैं हम लोग यौगिक पे। यौगिक कहता है कि यौगिक का अर्थ है मेल से बना हुआ, जो शब्दों दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द की रचना जो होती है चार प्रकार से होती है। कैसे होती है? चार प्रकार से, संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि ये सभी के सभी शब्द के अंतर्गत में ही आते हैं, ठीक है। तो संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। जैसे अगर हम कहें विज्ञान, ठीक है, अब यौगिक का मतलब क्या हुआ? यौगिक का मतलब आते हैं फिर उसी जगह पे, फिर इसी जगह पे आते हैं, है ना। इसको हटा देते हैं, इसको हटाते, ये बेचारे सबका टुरुलब है, ये बेचारा सबका टुरुलब है ना। इसको हम साइड में कर देते हैं, आ जाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी मैं बनाता हूँ एगो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। प्रेम तो ये भी कर रहे थे, प्रेम तो ये भी दोनों करते थे, प्रेम ये भी दोनों कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये टुरुलब था, इसमें दोनों चालबाज है, दोनों चालू है एकदम। इन दोनों का अगर जो है, इन दोनों के बीच भी पैचअप चल रहा है, इन दोनों के बीच भी पैचअप चल रहा है, लेकिन दोनों का अलग कनेक्शन है। ई भी कहीं और पर बतिया रहा है, ई भी कहीं और पर बतिया रही है, ठीक है। चलिए जी, तो हमने क्या बताया आप लोग को कि ये जो था ये टुरुलब था, ये जब दोनों को अलग किया गया तो ना ये जिंदा बचा ना ये जिंदा बचा, जब इन दोनों को अलग किया गया। लेकिन जब इन दोनों को अलग किया गया तो ई बोला कि जा, ब्रेकअप न हुआ है। जब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तो ई अलग सेटिंग कर लिया, ई अलग सेटिंग कर लिया, यानी दोनों में से मरा कोई नहीं, दोनों के दोनों जिंदा है। इसका अपना अलग सेटिंग और इसका अपना अलग सेटिंग, दोनों का वजूद रह गया। अगर हम कोई ऐसा शब्द कहें, जैसे अगर हम कोई शब्द कहें, जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय को हम अगर देखें तो विद्यालय को जब हम लोग तोड़ते हैं तो इधर विद्या बच गया और इधर आलय बच गया, ठीक है, इधर आलय बच गया। अब ध्यान दीजिएगा कि विद्या का भी अपना अर्थ है, आलय का भी अपना अर्थ है, ठीक है। विद्या का मतलब विद्या होता है, ज्ञान होता है, और आलय का मतलब होता है मंदिर। आलय का मतलब मंदिर कह सकते हैं या फिर घर कह सकते हैं, ठीक है। आलय का मतलब मंदिर। अब यहाँ पे समझिए कि इसको जब हमने तोड़ा तो इसका भी अर्थ हुआ ना जी, इसका अपना अर्थ हुआ ना, इसका भी अपना अर्थ हुआ। लेकिन अगर इसको हम तोड़े थे तो क्या इसका अर्थ था? इसका कोई अर्थ था? नहीं था। यानी ये टुरुलब था, दोनों बिछड़े, दोनों के दोनों मर गए,
अब ये कह रही है कि हम फुलौरा जी के बिना नहीं जिएंगे, फुलौरा जी कह रहे हैं कि हम फुलौरी के बिना नहीं जिएंगे, मर गया। लेकिन है दोनों तो चलबाज था ना। ये कहा कि ब्रेकअप होगा, जा तू जाएगी, हम दूसरे जगह सेटिंग कर लेंगे। तो जैसे ही इन दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ तो इसका अलग सेटिंग हो गया, इसका अलग सेटिंग गया, अब बस उसका अलग सेटिंग, इसका अलग सेटिंग, यानी दोनों का वजूद रहा, दोनों जिंदा रहे और दोनों का अपना अपना अर्थ है, दोनों की अपनी अपनी कहानी है। यानी हम कह सकते हैं कि रूढ़ और यौगिक में यह अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जोगरूढ़ की। जोगरूढ़ शब्द, तो जोगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जोगरूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द होता है जो यौगिक तो होता है, यौगिक तो होता है, यौगिक मैंने आप लोग को बताया था, तो यौगिक शब्द होता है जोगरूढ़, ठीक है, लेकिन इसका कोई अलग अर्थ निकलता है। जैसे कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि हमने बताया था कि यौगिक, देखिए योगरूढ़ सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं योगरूढ़, और मैंने आप लोगों को बताया था कि यौगिक में क्या होता है कि दो अलग अलग शब्द होते हैं, है ना। जब उसको हम लोग तोड़ते हैं, जब हम लोग उसको तोड़ते हैं यौगिक शब्द को, तो जब इसको तोड़ेंगे तो दोनों शब्दों के, दोनों खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं। इसका अलग अर्थ होता है और इसका अलग अर्थ होता है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम लोग ध्यान से देखें तो योगरूढ़ में भी ऐसा ही होता है। योगरूढ़ को भी अगर हम लोग तोड़ेंगे तो दो खंडों में बटेगा। जब योगरूढ़ शब्दों को भी तोड़ेंगे तो दो खंडों में बटेगा ना, और जब दो खंडों में बटेगा तो दोनों ही खंड के अपने अलग अलग अर्थ होंगे। यानी यहाँ पे देखने में कैसा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये यौगिक शब्द है, देखने में लग रहा है। लेकिन अब आप लोग कहिएगा कि जब यौगिक में भी यही प्रोसेस था, योगरूढ़ में भी यही प्रोसेस है, तो फिर इन दोनों में क्या अंतर है, मन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, कहने का मतलब यौगिक में क्या होता था कि जब तोड़ने पर इसके भी अलग अर्थ निकलते थे, और यही अर्थ जो है होता था, यही अर्थ होता था। लेकिन यहाँ पे जो योगरूढ़ होता है, खंड करने के बाद यानी कि तोड़ने के बाद दोनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी अर्थ मान्य नहीं होगा, दोनों में से कोई भी अर्थ मान्य नहीं होगा, बल्कि इनका कोई तीसरा अर्थ मान्य होगा। ठीक है, कोई तीसरा अर्थ मान्य होगा। यहां पे कहने का ये मतलब है ना, कहने का ये मतलब है कि शब्द जो है योगरूढ़ में क्या होते हैं, टूटेंगे, टूटेंगे तो दो खंड में बटेंगे और दोनों खंड का अपना अलग अलग अर्थ होगा। इतनी बात है कि यौगिक जैसा ही है यहां तक, लेकिन दोनों खंडों के जो अर्थ होंगे वो मान्य नहीं होंगे। इसका कोई तीसरा अर्थ जो है निकल करके सामने आता है, वही क्या होता है, मेन मायने होता है, वही मेन अर्थ होता है। और ऐसे शब्दों को हम लोग योगरूढ़ बोलते हैं। अब जैसे अगर हम मान लीजिए आप लोगों से कहें कि लंबोदर, जैसे हम यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर को अगर हम लोग बात करेंगे, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें लंब, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा लंब जोड़ उदर। ठीक है, यानी कि लंब मतलब लंबा, लंब मतलब लंबा, और उदर माने होता है पेट। लंबा पेट है जिसका, लंबे पेट वाला, तो लंबे पेट वाला। अब यहाँ पे देखिए लंब का मतलब लंबा और उदर का मतलब पेट हो गया। लेकिन क्या इसका अर्थ ये लिया जाएगा, क्या इसका अर्थ ये लिया जाएगा, नहीं, इसका अर्थ ये मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ जो है कह रहा है कि लंबोदर किसका नाम है, तो लंबोदर गणेश भगवान को कहा जाता है। तो यहाँ पे एक नया अर्थ हम लोग के सामने आएगा जो कि यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है। गणेश इधर कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी दिख जो रहा है ना वो नहीं होगा, जो नहीं दिख रहा है वो होगा। यानी योगरूढ़ का ये डायलॉग है कि जो मैं हूं वो दिखता नहीं हूं और जो मैं दिखता हूं वो मैं हूं नहीं। ठीक है, यहाँ पे दिख कुछ और रहा है लेकिन ये वाला बात नहीं है, और जो बात है एक्चुअल में वह यहाँ पे दिख नहीं रहा है। योगरूढ़ का मतलब यही होता है कि उसको खंड करेंगे तो यौगिक के जैसा ही दिखेगा, यानी उसके हर एक खंड के अलग अलग अर्थ निकलेंगे, लेकिन उन अर्थों को ना दे करके, उन अर्थों को प्रकट ना करके यह योगरूढ़ जो शब्द होता है ये अपने तीसरे अर्थ की ओर इशारा करता है, अपने तीसरे अर्थ को प्रकट करता है। इसे ही हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं, है ना। यहाँ पे आइए परिभाषा पे, करें कि वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ यानी कि विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो,
हो जाता है उसे जोगरूढ़ शब्द कहते हैं या फिर जोगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द एक इकाई हो जाते हैं। यौगिक है लेकिन ये शब्द एक इकाई का काम करते हैं और जो सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी तीसरे अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बरधारी। अब पीताम्बरधारी को अगर हम बात करें तो पीले वस्त्र को धारण करने वाला, पीले अंबर को धारण करने वाला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पीताम्बरधारी। लेकिन यहाँ पे अर्थ निकल करके क्या सामने आएगा? यहाँ पे अर्थ क्या निकल करके सामने आएगा? विष्णु। यहाँ पे क्या निकल के आएगा? विष्णु। जलज। जलज मतलब जिसका जन्म जल में हुआ हो, जल में जन्मा हुआ। अब यहाँ पे अर्थ आएगा कमल। ठीक है। लंबोदर, लंबा उदर वाला। तो लंबा उदर वाला कौन होता है? गणेश होता है। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ सामने आ रहे हैं। दशानन रावण को बोला जाता है ना? रावण को बोला जाता है। नीलकंठ शिव जी को बोला जाता है ना? पीताम्बरधारी, यहाँ पे भी पीताम्बरधारी और यहाँ पे भी पीताम्बरधारी। अच्छा, यहाँ पे बताया गया, सॉरी, यहाँ पे बताया गया पीताम्बरधारी का सामान्य अर्थ जो है पीला वस्त्र धारण करने वाला। लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल कर आएगा सामने? विष्णु कह सकते हैं या फिर कृष्ण भी कह सकते हैं। विष्णु भगवान भी पीले वस्त्र को धारण करते हैं और श्री कृष्ण भी पीले वस्त्र को धारण करते हैं। ठीक है। तो पीताम्बरधारी विष्णु भगवान को भी कहा जाता है और कृष्ण भगवान को भी कहा जाता है। यानी सिंपल सा बात आप लोग ये समझिए कि जो जोगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो यौगिक तो होते हैं, लेकिन यौगिक होते हुए भी एक इकाई का काम करते हैं और किसी तीसरे यानी कि विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम लोग जोगरूढ़ शब्द कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुव्रीहि समास के जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे, वे सारे के सारे शब्द योगरूढ़ शब्द ही होते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि योगरूढ़ के सारे शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, है ना? कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने नोट डाउन में लिखा हुआ है, इसको आप लोग खास करके याद रखिएगा कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है। अगर हम बात करें दशानन और बहुव्रीहि समास में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बहुव्रीहि समास को पहचानने का ये तरीका है कि किसी भी देवी देवता या फिर राक्षस के नाम आ गए, किसी भी देवी देवताओं के नाम आ गए, किसी भी राक्षसों के नाम आ गए, है ना? वे सभी क्या हैं? बहुव्रीहि समास होते हैं। और बहुव्रीहि समास के जितने एग्जाम्पल्स होते हैं वह योगरूढ़ होते हैं। इस बात पे आप लोग समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये वाली बात समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जब शब्दों को अर्थ के आधार पर बांटेंगे तो शब्द हमारे कितने प्रकार के होते हैं, है ना? चलिए तो आइए देखते हैं कि शब्दों का जब हम लोग अर्थ के आधार पर बंटवारा करते हैं तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आइए देखते हैं कि जब शब्दों का बंटवारा अर्थ के आधार पर करते हैं तो हमारे शब्द कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो जब हम लोग शब्दों को अर्थ के आधार पर बंटवारा करते हैं तो शब्द हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के शब्द होते हैं जब हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों का बंटवारा करते हैं। तब सबसे पहला आता है उसमें एकार्थी या फिर एकार्थक शब्द भी कहते हैं। अब एकार्थक का मतलब देखिए, परिभाषा पे ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ नाम पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को परिभाषा मिल जाएगा। देखिए अगर हम कहें कि एक जोड़ अर्थक, क्या होगा? एक जोड़ अर्थक क्या बनेगा? एकार्थक बनेगा। यानी कि एक अर्थ वाला कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके एक ही अर्थ निकलते हो उसे हम लोग एकार्थक कहेंगे। जैसे अगर हम कहें पटना, तो पटना का मतलब क्या? पटना का मतलब पटना ही होगा, इसके एक ही अर्थ निकलेगा, पटना। अगर हम कहें गंगा, तो गंगा का अर्थ क्या निकलेगा? यमुना, यमुना का अर्थ यमुना ही निकलेगा। मतलब कोई ऐसा शब्द जिसके एक ही अर्थ निकल रहे हो उसे हम लोग एकार्थक शब्द कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये सभी के सभी एकार्थक शब्द कहलाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे ध्यान दें कि गंगा है, पटना है, जर्मन है, राधा है, मार्च है, इन शब्दों को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इन शब्दों के बस एक ही अर्थ निकलते हैं। अगर हम मार्च कहेंगे तो मार्च ही अर्थ निकलेगा, उसका कोई अलग अर्थ नहीं निकल सकता है। ठीक है। तो ये शब्द क्या होते हैं? एकार्थक होते हैं। और आप लोग को एकार्थक शब्द में कोई दिक्कत नहीं होती है, इसको आप लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दिक्कत आप लोग को आती है जब अनेकार्थक शब्द आ जाते हैं, जब समानार्थक शब्द आ जाते हैं, है ना? तब वहां पे आप लोग को दिक्कत होती है। अगला है आपका अनेकार्थी या फिर अनेकार्थक शब्द। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा अनेक जोड़ अर्थी। अर्थी बोलेंगे या फिर अर्थक शब्द बोलेंगे, यानी कि अनेक अर्थ वाला कोई ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो उसे हम लोग अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। कोई भी एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकल रहे हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे?
हाँ, अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं कनक का, तो कनक का मतलब अगर हम लोग देखें, कनक का मतलब अगर हम लोग देखें तो सोना भी होता है। कनक का मतलब धतुरा भी होता है। कनक का मतलब धतुरा भी होता है। कनक की अगर हम बात करें तो कनक गेहूं को भी बोला जाता है, मतलब कि गेहूं भी इसका हो जाएगा। यानी सोना, धतुरा, गेहूं, एक शब्द से तीन अर्थ निकले, एक शब्द से तीन अर्थ निकले। और यहाँ पे क्या करें कि एक से अगर अधिक अर्थ निकल जाए, एक से अधिक अर्थ निकल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनेकार्थक बोलेंगे या फिर अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कनक के तीन अर्थ निकले हुए हैं। अगर इसी प्रकार हम अंबर की बात करें, इसी प्रकार हम अंबर की बात करें, तो अंबर का एक अर्थ आकाश होता है, अंबर का एक अर्थ आकाश होता है, एक अर्थ बादल भी होता है, एक अर्थ बादल भी होता है कि नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। इसी प्रकार हम लोग अंबर की बात करें तो अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, वस्त्र, वस्त्र होता है। एक और शब्द ले लेते हैं, जैसे कर है, तो कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब हाथ भी होता है, कर का मतलब किरण भी होता है ना, और कर का मतलब टैक्स भी होता है। ठीक है, तो ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे शब्द हैं कि अगर देखिए यहाँ पे अंबर का मतलब तीन गो अर्थ निकला, कर का अर्थ भी यहाँ पे तीन गो निकला, कनक का अर्थ भी तीन गो निकला। यानी ये सब ऐसे शब्द हैं जिसके एक से अधिक अर्थ हैं, और ऐसे शब्दों को हम लोग अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग समानार्थी या फिर समानार्थक कहते हैं, इसी को हम लोग पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। अब देखिए समान अर्थक यानी कि समान अर्थ वाले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई शब्द लिखा, यहाँ पे भी कोई शब्द लिखा और यहाँ पे कोई शब्द लिखा, सबका मतलब एक ही हो रहा हो, है ना, सबका मतलब एक ही हो रहा। अब देखिए पिछले वाले में क्या था कि एक शब्द था, इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे, ठीक है, इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, शब्द अलग अलग होगा, अर्थ सेम निकलेगा, अर्थ सेम निकलेगा, एक ही अर्थ निकलेगा। एक शब्द था, अनेक अर्थ निकले, यहाँ पे अनेक शब्द हैं, एक अर्थ निकलेगा, बस अंतर इतना ही है। ठीक है, अनेकार्थक और समानार्थक में क्या अंतर है, अनेकार्थक में शब्द एक रहेगा, अर्थ अलग अलग निकलेंगे, अनेक निकलेंगे। यहाँ पे शब्द अलग अलग रहेंगे, अनेक रहेंगे, लेकिन अर्थ उसका एक ही निकलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं समानार्थी बोल सकते हैं, समानार्थक बोल सकते हैं, पर्यायवाची शब्द भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। सिंपल सा बात आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान देखिए, जैसे अगर हम मान लीजिए बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं जल, यहाँ पे जल लिखते हैं, यहाँ पे नीर लिखते हैं, यहाँ पे पयो लिखते हैं, यहाँ पे वारी लिखते हैं, है ना। अगर आप लोग देखेंगे कि जल का मतलब क्या होता है, पानी होता है, नीर का मतलब भी पानी होता है, पयो का मतलब भी पानी होता है, वारी का मतलब भी पानी होता है। यानी ये जितने भी शब्द हैं सबके अर्थ एक समान ही हैं, सबके अर्थ एक समान ही निकल रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग समानार्थी शब्द कहेंगे, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे, समानार्थी शब्द बोलेंगे, यानी कि पर्यायवाची शब्द भी बोलेंगे, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम सूर्य की बात करें, है ना, सूर्य की बात करें तो सूर्य के देखिए, अब यहाँ पे सिंपल था, ऊपर शब्द लिखते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे दिवाकर, दिवाकर लिखते हैं, भानु लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं दिवाकर, हम लिखते हैं भानु, हम लिखते हैं सूरज, हम लिखते हैं सूरज, सबका अर्थ क्या निकल कर सामने आएगा, सूर्य आएगा। सबका अर्थ क्या हुआ, सूर्य हो गया। यानी कि सबका समान अर्थ है, सबका क्या है, समान अर्थ है, सबका समान अर्थ है, एक समान अर्थ निकल करके सबका सामने आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है समानार्थी है या फिर पर्यायवाची है। यानी हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो उसी शब्द के समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम लोग समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे जल का एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पे मैंने आप लोग को सूर्य का एग्जाम्पल दे दिया, आप लोग समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बताइए किसी को कोई डाउट है, पर्यायवाची शब्द आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे चौथा आपका आता है विपरीतार्थी, विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। इसको हम लोग विलोम शब्द भी बोलते हैं, है ना, विलोम शब्द भी बोलते हैं, विपरीतार्थी भी बोलते हैं, विपरीतार्थक भी बोलते हैं। अगर ठेठ भाषा में कहें तो उल्टा होगा, ठेठ भाषा में क्या होगा, उल्टा। अगर हमने कहा दिन, आप लोग कह दिए रात, तो ये एक उल्टा हो गया कि नहीं होगा। हम दिन कहेंगे, आप रात कहिएगा तो ये उल्टा हो गया। हम माता कहेंगे, आप पिता कहिएगा तो उल्टा हो जाएगा। हम भाई कहेंगे, आप बहन कहिएगा, उल्टा हो जाएगा। हम लड़का कहेंगे, आप लड़की कहिएगा, उल्टा हो गया। तो ये ही होता है उल्टा, उल्टा यानी कि विलोम, विपरीतार्थक, बस ऐसे ही शब्द। यानी कि जो शब्द अपने अर्थ के विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं,
कोई ऐसा शब्द है जो अपने अर्थ के ठीक विपरीत, ठीक उल्टा अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम लोग विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, रात का दिन है, लाभ का हानि है ना, माता का पिता है, आकाश का पताल है, ये सब क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के उल्टे हैं। रात का उल्टा दिन है, दिन का उल्टा रात है, लाभ का उल्टा हानि, हानि का उल्टा लाभ। तो ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द। अब आता है पांचवा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द यानी कि समरूपी, अब यहां पे देखिएगा, करे सम रूपी भिन्न अर्थक, ये ना कह रहा है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। करे सम समान, रूपी माने हो गया रूप वाले, समान रूप वाला, और भिन्न, भिन्न मतलब कि अलग, अलग अलग, भिन्न मतलब ये नहीं होता है अलग अलग, अलग अलग अर्थ वाले। कह रहा है कि एक समान रूप वाला हो, रूप एक समान हो लेकिन अलग अलग अर्थ वाला हो, देखने में एक जैसे लगेगा लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। इसी को हम लोग देखिए समरूपी भिन्नार्थक भी कहते हैं, इसी को हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक भी कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। यानी कि सुनने में समान हो लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हो। यहाँ पे देखने में समान हो, उसके अर्थ अलग अलग हो, तो देखने में एक समान हो अर्थ अलग अलग हो तो उसे समरूपी भिन्नार्थक कह देंगे। अगर सुनने में एक समान लग रहा है और उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं तो उसे हम लोग श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। यानी कि देखने और सुनने में एक समान लग रहा है, देखने और सुनने में लग रहा है कि ये यही है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकल जाएगा, है ना। जैसे अगर सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सिंपल था, कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं दिन, यहाँ पे हम लिखते हैं दिन और यहाँ पे भी हम लिखते हैं दिन, सिंपल सा बात है। ये देखने और सुनने में भी एक समान लग रहा है, दिन दिन, सुनने में तो मतलब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, सुनने में एक समान ही लग रहा है, सुनने में कोई डाउट ही नहीं होगा, सुनने में लगेगा कि वही दिन यही दिन है, ठीक है। ये दिन और ये दिन सुनने में एक समान है, देखने में भी लगभग लगभग एक समान ही लग रहा है, एक रूप जैसा लग रहा है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक बोलेंगे या फिर समरूपी भिन्नार्थक बोलेंगे, ठीक है। जैसे अब इस दिन का बात करें तो इस दिन का मतलब दिवस हो गया, दिवस हो गया, या फिर वार भी बोलते हैं, जैसे मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, बुधवार, है ना, या फिर दिवस, दिन को जो दिन हुआ है उसे हम लोग दिवस बोलेंगे। अब इस दिन का मतलब हो जाएगा गरीब, इस दिन का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। अब आप लोग देख सकते हो कि इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है, यानी अलग अलग अर्थ है लेकिन देखने और सुनने में तो एक ही समान लग रहा है। अगर हम बात करें जैसे क्षति की, अगर ये एक क्षति है और ये क्षति है, ठीक है, ये क्षति है, ये क्षति है और क्षति है, तो क्षति का मतलब क्या होता है, क्षति का मतलब हानि या फिर नुकसान कह सकते हैं, हानि या फिर नुकसान। वहीं अगर हम क्षति की बात करें तो क्षति का मतलब हो जाता है पृथ्वी, क्षति का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। आप लोग देख सकते हैं कि रूप एक समान है, सुनने में और देखने में एक समान लग रहा है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, समरूपी भिन्नार्थक या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक भी इसे बोल सकते हैं। तो ये बात भी आप लोग को समझ में आ गई। कहते हैं कि जो शब्द उच्चारण में एक जैसे होते हैं किंतु उनके अर्थ अलग अलग होते हैं उन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे क्षति, क्षति, है ना, जरा, जरा। अब इस जरा का मतलब हो गया तनिक, यानी कि थोड़ा सा, कहते हैं ना कि थोड़ा सा देना, जरा सा देना, लेकिन इस जरा का मतलब हो जाएगा वृद्धावस्था, कहा जाएगा वृद्धावस्था। अंतर किस चीज का है, तो बस एक बिंदु का, यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ है और यहाँ पे नुक्ता नहीं लगा हुआ, बस इसी का अंतर है ना। इसमें क्या अंतर है, तो बस हास्वई और दीर्घई का अंतर है, इसमें हास्वई लगा है, इसमें दीर्घई लगा है, इतना ही अंतर है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें हास्वई नहीं लगा है, इसमें हास्वई लगा है, इतना ही अंतर है। तो थोड़ा सा अंतर होगा, माइनर मिस्टेक होगा और इसी से पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो जाता है। तो इन सभी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो यही 5 प्रकार के होते हैं जब हम लोग शब्दों को अर्थ के आधार पर बांटते हैं। जब शब्दों को अर्थ के आधार पर बांटेंगे तो शब्द हमें कितने प्रकार के मिलेंगे, 5 प्रकार के मिलेंगे और पांचों प्रकार को आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि जब हम रूप या फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों का बंटवारा करते हैं तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं। जब हम लोग रूप
या फिर प्रयोग के आधार पर हम लोग बांटेंगे तो शब्द हमारे पास कितने प्रकार के मिलते हैं? 2 प्रकार के शब्द मिलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के। एक होता है प्रकार आपका विकारी शब्द, विकारी शब्द है ना, एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। सिंपल सा बात है, समझिएगा। विकारी और अविकारी। विकार माने होता है परिवर्तन, यहाँ पे हम लिख देते हैं विकार। विकार माने होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन, परिवर्तन। ठीक है, विकार का मतलब क्या हो गया? परिवर्तन। यानी कि कोई भी ऐसा शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए, जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, यानी कि वह परिवर्तन हो जाए, बदल जाए, उसे हम लोग विकारी कहेंगे। और जो कभी ना बदले उसे हम लोग अविकारी कहते हैं। ठीक है, और बदलता कैसे है? तो लिंग, वचन, कारक, काल के प्रभाव से ये बदलता है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम आप लोग को देते हैं। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये लड़का है ना, और ये लड़की है मान लीजिए। ठीक है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, दोनों आपस में प्रेम करते हैं। ठीक है, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, सिंपल सी बात है। ये भी प्रेम करता है और ये भी प्रेम करता है, आपस में दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ठीक है, अब किसी दिन जो है घर वाले से पकड़े जाते हैं, घर वालों को पता चलती है कि इन दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है। ठीक है, घर वाले कहें या फिर समाज में पता चलता है कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों के बारे में, जैसे मान लीजिए ये लबरा है, ये है लबरा और ये है लबरी। ठीक है, तो लबरा और लबरी दोनों प्रेम के चक्कर चल रहा है दोनों का। समाज को पता चल गया, घर वालों को पता चल गया, है ना, कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। अब जब दोनों को बुलाया गया, दोनों को बुलाया गया, दोनों को पकड़ा गया, है ना, तो अब ये जो है कहती है कि नहीं हम तो इसको पहचानते ही नहीं है। ये बेचारी बोल रही है कि इसको हम नहीं पहचानते, ये कौन है हम नहीं जानते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना। यानी सिंपल सा बात क्या दिखा आप लोग को? बदल गई, वो बदल गई। यानी समाज के डर के कारण, परिवार वालों के डर के कारण वह बदल गई, है ना। तो वो बदल गई यानी उसमें विकार उत्पन्न हो गया, वो परिवर्तित हो गई। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग विकारी बोल सकते हैं क्या? इसे हम लोग विकारी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेकिन हई कह रहा है कि नहीं, ये बदला नहीं, ये कहता है कि हाँ हम उससे प्रेम करते हैं। ये अडिग है, ये अडिग है, एकदम लॉयल है। ये क्या है? एकदम लॉयल है। घर वाले कितना भी इसको मारे, समाज वाले इसको कितना भी मारे, लेकिन यह हिला नहीं और यह कभी बदला नहीं। ये बोलता रहा कि हाँ मैं उससे प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा हमेशा, है ना, क्योंकि ये लॉयल है। और लॉयल है यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, ये बदल ही नहीं रहा है, ये अपने बात पे अड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग अविकारी बोल सकते हैं। अविकारी बोल सकते हैं क्या? इसको अविकारी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है और यह भी एक शब्द है ना, यह भी एक शब्द है, दोनों तरफ शब्द हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा शब्द जिसमें काल के आधार पे अगर हम चेंज करते हैं, वचन चेंज कर देते हैं, लिंग चेंज कर देते हैं, तो वो शब्द बदल जाता है, शब्द बदल जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम बात करते हैं लड़का, लड़का, ठीक है, अगर हम बात करते हैं लड़का, तो लड़का का अगर हम लोग लिंग चेंज करेंगे तो ये लड़का से क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। होगा कि नहीं? लड़का एक वचन है, इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो ये लड़के हो जाएगा। क्या होगा? लड़के हो जाएगा, लड़के हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि लड़का से लड़की बना, लड़की से लड़के बना, यानी कि ये जो है हमेशा चेंज होते रहता है, ये हमेशा चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। लड़का से लड़की भी बन सकता है, लड़का से लड़के भी बन सकता है, यानी कि इसमें जो है हमेशा बदलाव आ रहा है, इसमें हमेशा बदलाव आ रहा है। ये क्या हो गया? ये हो गया विकारी शब्द। अगर हम वहीं पे बात करें, जैसे मान के चलिए इधर, जैसे हम बात करते हैं इधर, तो ये एक ऐसा शब्द है। अब ये जो है इधर से इधर ही बनेगा, इसका अगर हम लिंग चेंज करें, अगर हम ये पुल्लिंग में है तो मान लीजिए हम स्त्रीलिंग में इसको क्या लिखेंगे, तो स्त्रीलिंग में भी इधर ही रहेगा, स्त्रीलिंग में इधर ही होगा, इधर ही होगा, नहीं होगा ना, इधर ही रहेगा। अगर हम इसको बहुवचन में करें, अगर इसको हम बहुवचन में भी लिखें तो भी इसका इधर ही रहेगा। ठीक है, यानी कि ये बदल नहीं रहा है, ये बदल नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया? अविकारी होगा, अविकारी। यानी कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित हो जाता है,
बदल जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें लिंग वचन काल कारक आदि से प्रभाव नहीं पड़ता है ना, यानी कि वो प्रभावित नहीं होते हैं, बदलते नहीं हैं, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और शब्द लेते हैं, जिसे मान लीजिए तेज। तेज, तो तेज का अगर हम लोग ये पुल्लिंग में मान लीजिए प्रयोग किए हैं, अगर हम स्त्रीलिंग में लिखें तो भी स्त्रीलिंग में भी तेज ही लिखेंगे, बहुवचन में अगर लिखना हो तो भी हम लोग तेज ही लिखेंगे। इसमें कोई बदलाव आया? इसमें कोई बदलाव आया? नहीं आया ना। अब ये क्या होगा, विकारी होगा कि अविकारी होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्या ये विकारी होगा या फिर अविकारी होगा? जाहिर सी बात है अविकारी होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, तो ये अविकारी शब्द हो जाएगा। अब देखिए बात क्या है ना कि विकारी शब्द में और अविकारी शब्द में आपके जितने भी ये शब्द आते हैं ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, है ना, ये सभी क्या है? संज्ञा भी लिंग वचन कारक काल के आधार पर बदल जाएगा, है ना। तो संज्ञा भी बदल जाता है, सर्वनाम भी बदल जाता है, क्रिया भी बदल जाता है और विशेषण भी बदल जाता है। यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को जो है हम लोग विकारी शब्द के अंदर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विकारी शब्द के अंदर में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द जो होता है जो बदलता नहीं है। ठीक है, तो अविकारी शब्द को भी हम लोग पढ़ेंगे। अविकारी में आपके आ जाएंगे समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, है ना, ये सभी आ जाएंगे आपके अविकारी शब्द में। तो अविकारी का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे और विकारी का मतलब भी आप लोग समझ गए होंगे। कोई दिक्कत आप लोगों को? यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो टॉपिक था शब्द वाला जो टॉपिक था ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। शब्द वाला जो टॉपिक है पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया, है ना, पूरे तरीके से शब्द हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों से मिलेंगे शब्द निर्माण के तहत। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे? शब्द निर्माण को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द निर्माण। और शब्द निर्माण में जो है, शब्द निर्माण में आप लोग का एक टॉपिक आएगा संधि। क्योंकि आप लोग को पता है कि शब्द निर्माण जो है 4 तरीके से होते हैं। कितने तरीके से? 4 तरीके से। एक होता है संधि, दूसरा होता है समास, है ना, समास, तीसरा होता है उपसर्ग, और चौथा होता है प्रत्यय। ठीक है, तो 4 तरीकों से आपके शब्दों के निर्माण होते हैं, 4 तरीके से शब्द का निर्माण किया जा सकता है। इसी में हम लोग पहला टॉपिक लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, संधि। संधि को हम लोग बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं और संधि में भी आप लोगों के लिए 3 पार्ट लेकर के आएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। यानी कि पार्ट 1 में हम लोग स्वर संधि के बारे में जानेंगे और पार्ट 2 में हम लोग व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे और पार्ट 3 में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अपने संधि वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग बने रहेंगे अपने प्यारे सारे भैया के साथ और बोर्ड एग्जाम भाई खान सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।